हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में रसायन विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। जो यह बिलियन चैप्टर है तो इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण चैप्टर बता देंगे। इसका मतलब दोस्तों इसी वीडियो में यानी एक ही वीडियो में इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देंगे दोस्तों। और दोस्तों इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो आप पूरा अगर देख लेते हैं तो आपका 8 नंबर कन्फर्म हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों हम आपको यह भी बता देंगे कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाता है और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। और दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए समय बहुत कम बचा है, इसलिए दोस्तों हम केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों आप केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही पढ़िए। अगर आप पूरा बुक पढ़ने जाएंगे तो समय बहुत कम बचा है और आप पढ़ नहीं पाएंगे। और दोस्तों बोर्ड एग्जाम में केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। और यह दोस्तों आप वीडियो देख लेते हैं तो इस चैप्टर से आपका 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो 8 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो बिलियन चैप्टर है इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देंगे दोस्तों। आपके बोर्ड एग्जाम में जो हम बताएंगे उससे बाहर का एक भी प्रश्न नहीं आएगा। क्या दोस्तों जो हम बताएंगे बिलियन चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों प्रसारण दाब को परिभाषित कीजिए। क्या दोस्तों जो प्रसारण दाब होता है उसको परिभाषित कीजिए। उसके बाद है प्रसारण दाब व विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। यह प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 2020 में पूछा गया है, 2022, 2023 और 2024 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में क्या है दोस्तों हर साल पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन भी इस बार बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आप ऐसे उत्तर डाल के लिखिएगा। सबसे पहले क्या लिखिएगा, प्रसारण दाब, हेडिंग बना दीजिएगा। उसके बाद ऐसे बनाकर आगे लिखिएगा अर्धपारगम्य झिल्ली। मान लीजिए ऐसे एक झिल्ली है। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब होता है इसमें छिद्र होता है। ऐसे मान लेंगे हम लोग, ऐसे मतलब छिद्र होता है। यहाँ पे हम छिद्र नहीं कर पा रहे हैं तो उसी को कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। इसके बीच में क्या होता है, छोटा छोटा छेद होता है तो वह है अर्धपारगम्य झिल्ली। द्वारा विलयन पर, क्या दोस्तों अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन पर लगाया गया न्यूनतम दाब को प्रसारण दाब कहते हैं। क्या दोस्तों मान लीजिए कोई विलयन है, विलयन का मतलब पानी में चीनी घोल देंगे तो वह क्या हो जाएगा, विलयन। तो उस विलयन पर जो यह अर्धपारगम्य झिल्ली है इस झिल्ली द्वारा, देखिए यहाँ पे लिखा गया ना, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा लगाया गया न्यूनतम बल। न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम। क्या दोस्तों जो यह झिल्ली है इसके द्वारा विलयन यानी जो हमारा चीनी और पानी का घोल है उस पर लगाया गया न्यूनतम दाब। इस पे जो दाब का मतलब इसको दाबना हो गया। तो इधर से ऐसे मान लीजिए रहेगा तो इधर पानी जाएगा तो ऐसे दाबेगा। तो न्यूनतम दाब प्रसारण दाब कहलाता है। इतना समझ गए दोस्तों प्रसारण दाब किसे कहते हैं। तो जो यह अर्धपारगम्य झिल्ली है इसके द्वारा विलयन यानी पानी पर लगाया गया न्यूनतम दाब प्रसारण दाब कहलाता है। उसके बाद देखिए आगे क्या है दोस्तों, प्रसारण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध क्या होता है। तो देखिए यह हो जाएगा पाई, इसको पढ़ेंगे पाई अनुक्रमपाती सी, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और यह क्या है, स्थिर ताप पर है। ठीक, उसके बाद है दोस्तों पाई अनुक्रमपाती टी, यह भी क्या है, स्थिर सांद्रता पर है। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। यह समीकरण 1 हो गया और यह समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या लिखेंगे आगे, समीकरण 1 व 2 से, यानी यह समीकरण 1 व 2 से। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए दोनों तरफ क्या है, पाई है। तो दोनों तरफ जब सेम रहता है तो एक पाई यहाँ पे लिख देंगे। फिर अनुक्रमपाती, यहाँ पे सी और टी है तो सी और टी यही लिखे हैं दोस्तों, सी और 2। और बराबर के इधर क्या है, अनुक्रमपाती के इधर पाई है तो पाई लिख देंगे। अब देखिए यहाँ इसको क्या करेंगे, इस जब अनुक्रमपाती को हटाएंगे तो यहाँ पे एक स्थिरांक लगा देंगे। स्थिरांक क्या लगा देंगे, आर। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं पाई बराबर, यह अनुक्रमपाती को हटाया ना तो अनुक्रमपाती को हटा कर क्या लिख दिए आर, और सी टी है तो सी टी, यानी आर कहाँ से आया, यह अनुक्रमपाती हटाए हैं तो। अब देखिए सी बराबर सूत्र क्या होता है, सी बराबर होता है डब्ल्यू बी अपान एम बी भी। क्या दोस्तों डब्ल्यू बी बट्टे, अपान कहिए या बट्टे कहिए, एम बी इंटू, यह बीच में क्या है, गुणा है भी। तो सी के जगह पर हम लोग इतना रख देंगे। तो देखिए यह पाई है तो पाई, सबसे पहले सी की जगह पर हमें क्या लिखना है, डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू बी लिखा गया। बट्टे में क्या लिखना है, एम बी गुणे भी लिखा गया। ठीक, तो सी के जगह पर यह सब लिखा गया। क्या लिखा गया दोस्तों, सी के जगह पर यह सब लिखा गया। उसके बाद आर है तो आर लिख देंगे, फिर टी है तो टी लिख देंगे।
तो यहाँ पे यह क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम दोस्तों आपको अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दे रहे हैं। यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रतिलोम प्रसरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। क्या दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रतिलोम प्रसरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो देख समझिए तो दोस्तों ध्यान समझिए, प्रतिलोम प्रसरण किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे, यदि किसी विलयन पर अधिकतम दाब लगाया जाए तो अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से शुद्ध जल प्राप्त होता है, उसे प्रतिलोम प्रसरण कहते हैं। अब इसको ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या किया है। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बनाया गया है, ठीक, और इसमें क्या रखा गया है, यहाँ पे यह बॉक्स हो गया और यहाँ पे अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसे लगाया गया है, ठीक, इतना समझ में आ गया। और इधर क्या है दोस्तों, अशुद्ध जल है। अशुद्ध जल का मतलब इसमें मिट्टी उट्टी घुला है, मतलब कचरा पानी है, इतना समझ में आ गया दोस्तों। जो यह डब्बा बनाया गया है, इधर क्या है, शुद्ध जल है और इधर क्या है, कचरा है, और बीच में क्या है दोस्तों, यह बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक। और यहाँ से जब दाब लगाया जा रहा है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक, इसमें पानी भरा है, तो जब यहाँ से दाब लगाया जाएगा ना दोस्तों, तो पानी इधर भगेगा। जब इधर से दाबेंगे ऊपर से, तो पानी क्या होगा, इधर भगेगा। तो जब इधर भगेगा तो जो यह अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसके माध्यम से क्या होगा, कचरा नहीं जाएगा, कचरा छना जाएगा। मान लीजिए यह छन्नी का काम करेगा, जो कचरा है वो इधर रह जाएगा और शुद्ध जल क्या होगा, इससे पार करके इधर जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिलोम प्रसरण कहते हैं। एक बार और इसको ध्यान से देखिए, वही चीज़ लिखा गया है। यदि विलयन पर अधिक दाब लगाया जाए तो क्या दोस्तों, जो यहाँ से हम लोग अधिक दाब लगाए जाएंगे तो क्या होगा, अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से, जो यह अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसके माध्यम से शुद्ध पदार्थ प्राप्त होगा। यानी जो इधर जाएगा वह क्या होगा, शुद्ध पदार्थ मिल जाएगा। जो यह इधर देखिए आया गया है, इधर आया है, वह क्या है, शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ प्राप्त होता है, उसे प्रतिलोम प्रसरण कहते हैं। तो यह हो गया दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब हम दोस्तों आपको तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम दोस्तों केवल आपको महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन बता रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या है, इसके राउल्ट के नियम को व्यक्त करने वाले सूत्र का निर्धारण कीजिए। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। देखिए यह बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया, 2018, 2020, 2022 और 2024 में पूछा गया है। यह भी क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में आप यहाँ पे लिखिएगा उत्तर, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। क्या दोस्तों, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, इसको सबसे पहले समझ लीजिए दोस्तों, तब हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे एक डब्बा या बाल्टी है, इसमें पानी रखा गया है, ठीक। और यहाँ पे है दोस्तों जो बाल्टी है उसमें पानी है, लेकिन उसमें क्या मिला दिया गया है, नमक मिला दिया गया है। तो देखिए तब क्या होगा, जब यह शुद्ध जल में हम लोग नमक मिलाएंगे तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जो नमक होता है वह अवाष्पशील होता है, यानी वह वाष्प में नहीं बदलता। तो जब किसी वाष्पशील पदार्थ में, वाष्पशील यानी जो जल है वह यहाँ पे वाष्पशील है, तो इसका वाष्प दाब अधिक है। लेकिन जब इसमें नमक हम मिला दे रहे हैं यहाँ पे, तो इसका वाष्प दाब क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाए। मान लीजिए एक विलायक है और इसमें क्या मिला देंगे, अवाष्पशील पदार्थ, जैसे जो वाष्प में न बदले, जैसे नमक हो गया, इसमें नमक मिला देंगे, तब विलयन का वाष्प दाब, क्या दोस्तों, तब विलयन का वाष्प दाब कुछ कम हो जाता है। यानी जो यह विलयन है इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाता है। इससे वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन कहते हैं। क्या दोस्तों, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यह P0 है, इसका P0 यानी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, यानी जब उसमें वाष्प दाब में अवाष्पशील पदार्थ नहीं मिलाए तो यह क्या हो जाएगा, शुद्ध अवस्था हो गया। तो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P0, और यहाँ पे जब अवाष्पशील पदार्थ मिला दिए हैं तो विलयन, तो यह क्या बन जाएगा, विलयन का वाष्प दाब। देखिए यहाँ पे PS है, यानी विलयन का वाष्प दाब, और इसको पढ़ेंगे P0 या P0, तो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो यहाँ पे सूत्र बन जाएगा, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन बराबर P0
माइनस PS यानी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब बट्टे P0 यानी P0 कहिए या P0 कहिए। तो यहाँ पे भी यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अब हम दोस्तों आपको अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहे हैं। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए प्रश्न क्या है दोस्तों। प्रश्न है निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। इसमें 3 प्रश्न है दोस्तों। पहला है मोल अंश, दूसरा है मोललता और तीसरा है मोलरता। देखिए यहाँ पे मोललता है और यह मोलरता है। इस प्रश्न को भी दोस्तों 2018, 2019, 2020, 2022 और 2024 में पूछा गया है। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे मोल अंश किसे कहते हैं। तो देखिए मोल अंश किसे कहते हैं। विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के, विलयन में क्या होता है 2 घटक होते हैं। तो विलयन में जो उपस्थित एक घटक है यानी कोई भी एक घटक के मोलों की संख्या, किसी भी जो एक घटक है, जो विलयन होता है उसमें 2 घटक होता है, उसमें किसी भी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। यह हो गया दोस्तों मोल अंश। अब दूसरा समझेंगे हम लोग क्या, मोललता। तो देखिए यहाँ पे मोललता है यानी मोललता किसे कहते हैं। तो इसको भी ध्यान समझिएगा। किसी विलयन के 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। तो देखिए यम यानी मोललता बराबर सूत्र हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलायक के मोलों की संख्या गुणे 1000। अब तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा है मोलरता। तो देखिए मोलरता किसे कहते हैं, अभी हम यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पे है मोलरता। 1 लीटर विलयन में डूबे हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन का क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हो गया। आगे का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए जो आपके स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है उस वीडियो को जरूर देखें।